ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अभी आपने बहुत अच्छी बात कही वैल्यूज़ की, शिक्षा में वैल्यूज़ की। ये बार-बार जो प्रयोग होंगे शिक्षा में, आपको लगता है वैल्यूज़ रह जाएगा कहीं पे? नित्य नए प्रयोग हैं, जहाँ जाइए वहीं फिर एक क्लासिफिकेशन है। कॉन्वेंट स्कूल है, सरकारी स्कूल है, उसकी शिक्षा अलग है, केंद्रीय विद्यालय है, उसकी शिक्षा अलग है, गोयनका टाइप स्कूल है, बड़े स्कूल हैं, उसकी शिक्षा अलग है। तो आपको लगता नहीं शिक्षा में समानता होनी चाहिए, चूँकि आप शिक्षा के क्षेत्र से भी जुड़ी हैं? देखिए, पाठ्यक्रम अलग होने की कोई बात इतनी महत्व नहीं रखती है। महत्व रखती है पॉलिसी, शिक्षा नीति, कि हमारी शिक्षा को रोजगार उन्मुख बनाना पड़ेगा। हम जो शिक्षा देंगे उसमें हम ये तो तैयारी करें, ये सुनिश्चितता तो करें कि पढ़ लिख कर कोई काम कर पाएगा। एक बार प्रसिद्ध वैज्ञानिक हाली ने कहा था कि न पढ़े लिखे होते तो 100 तरह से कमाते खाते। पढ़ने लिखने के बाद समस्याएं हो गई है। ठीक जी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ाई लिखाई कहीं निकम्मापन सिखाती है, ऐसा नहीं है। एक दिशा तो तय करनी पड़ेगी कि ये शिक्षा के बाद व्यक्ति कौन से फील्ड में जा पाएगा। ये दिशा कौन तय करेगा? ये मैंने फ्रांस में देखा है मॉडल, मैंने यूके का मॉडल देखा है, मैंने यूएस का मॉडल देखा है, कई जगह खुद जा करके वहाँ मैंने जाना है, समझने की कोशिश की है। उनकी पद्धति हम अभी कॉपी भी नहीं कर पा रहे हैं, नित्य नए प्रयोग कर रहे हैं। मेरा जो सवाल पहले था, उस प्रयोग के तहत मेरा ये सवाल है, आपको लगता नहीं समानता का अधिकार हमारे संविधान में है? शिक्षा सबको एक जैसे शिक्षा मिलनी चाहिए, उसको क्लासिफिकेशन नहीं होना चाहिए, वर्ग भेद नहीं होनी चाहिए। आप क्या सोचती हैं? देखिए, मैं थोड़ा सा आपने गुरुकुल की बात कही, मैं अलग सोचती हूँ थोड़ा सा। मेरा मानना है कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को भी और शहरी क्षेत्र के बच्चों को वर्ग भेद तो हम मिटा नहीं पाए, आज तक भी नहीं मिटा पाए और शायद कभी मिट भी ना पाए। पर गरीब के बच्चे के लिए भी अच्छी शिक्षा हो, बैठने के लिए भवन हो, सुविधाएं हो, अध्यापक पूरे हों, अच्छी उनके परीक्षा परिणाम अच्छे आते हों। इतना होने के बाद टैलेंट कहीं भी मोहताज नहीं है। आपने देखा होगा, गांव से निकला, मैं गांव से निकली हूँ, मैं एक छोटे से गांव से आई, एक ढाणी से आई हूँ, लेकिन मुझे सुविधाएं बेशक नहीं मिली। आपने संघर्ष किया, आपने देखा जिंदगी को। जी जी, वो करना पड़ेगा। हम इतना चाहते हैं कि हमारे गांव के स्कूल्स जो हैं उनका स्वरूप इतना होना चाहिए, स्वच्छ पेयजल होना चाहिए, सैनिटरी की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, वहाँ अध्यापक पूरे होने चाहिए, बच्चों को बैठने के लिए भवन अच्छा होना चाहिए और फिर पढ़ाई का स्तर अच्छा होना चाहिए। इतना होने के बाद मतलब आपको लगता है कि कुछ भी करें, गुरुकुल जो पद्धति की बात हुई समानता का, वो संभव नहीं दिखता आज की तारीख में। और दूसरी स्थिति है जो आप कह रहे हैं समानता का, वो आप उससे उत्साहित नहीं है, जैसा आप बता रहे हैं। मैं उत्साहित हूँ। आप देखिए, मैं आपको बता दूं कि पहले गांव में कच्चे घर होते थे, आज कोई ढूंढने से भी कच्चा घर नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग जो बिल्कुल निर्धनता में जी रहे थे, आज मीडियम क्लास में आ गए। उत्तरोत्तर प्रगति तो हुई है। मतलब आपके गांव में प्रगति हुई है, देश में प्रगति दिखी है। हम अभी बात कर रहे हैं जो वसुंधरा राजे का नेतृत्व है, इस नेतृत्व में जिस तरह से अप्रत्याशित राजस्थान के इतिहास में जितनी संख्या में सीटें आई, वो अपने आप में अभूतपूर्व है। इसके पीछे आपको क्या कारण लगता है? अशोक गहलोत के प्रति गुस्सा या फिर? देखिए, लोगों ने 2 कार्यकाल देखे। माननीय वसुंधरा राजे जी का एक कार्यकाल पहले देखा, उसके बाद लोगों ने परिवर्तन किया, अशोक जी गहलोत का कार्यकाल देखा। उस कार्यकाल में रात दिन का अंतर था। कांग्रेस पहले 4.5 साल सोती रही, गांव में गई नहीं। काम तो काफी किया अशोक गहलोत ने। मेरी सुनिए आप, काम जो किए मैं बता रही हूँ आपको। पानी की व्यवस्था, सड़कों की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था, कुछ नहीं किया 4.5 साल। और 6 महीने बचे तब ये किया, कटोरी ले लो, थाली ले लो, कंबल ले लो, साड़ी ले लो, साइकिल ले लो, लैपटॉप ले लो, कैश ले लो। वो काम नहीं था, वो घूस थे। वो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, और क्या किया, राजकीय पैसे का दुरुपयोग किया। वो ही पैसा अगर कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने में लगा होता, अगर युवा पढ़े लिखे बेरोजगार को नौकरी देने में लगा होता, तो स्थिति दूसरी होती। मतलब उन्होंने वो प्रबंधन गड़बड़ था, मतलब जी, जबकि दूसरी बार वो सीएम रहे। हाँ, दूसरी बार वो सीएम रहे। पहली बार भी उनको कुछ नहीं आया था, उनका प्रबंधन बहुत कमजोर है। लेकिन वो प्रबंधन के तो बहुत माहिर माने जाते हैं, दिल्ली में उनके बारे में कहा जाता है कि दिल्ली में उनके लोग कहते हैं, अपने लोगों के डिंडोरे सब पीटते हैं।
तो वही बात वसुंधरा जी के बारे में बोलते हैं कि वसुंधरा जी के लिए आम जन कहता है, दिखाई देती है चीज़। सड़कों की स्थिति मेरे ज़िले में सुधर गई थी और मैंने बताया कि 60 साल में पहली बार मेरे ज़िले में अगर सरकारी कॉलेज खोला तो मैंने वसुंधरा जी ने खोला। पीने के पानी की व्यवस्था थोड़ी बहुत जो कर पाई मैंने वसुंधरा जी तो वसुंधरा जी को लगता है कि राष्ट्रीय राजनीति के तौर पर राष्ट्रीय लीडर के रूप में उभर के सामने आई हैं? नहीं, वो वहाँ मेरे राजस्थान में मुख्यमंत्री बनकर जो दूसरा टेन्योर अपना शुरू कर रही हैं, उसमें देखिए मैं आपको बहुत स्पष्ट बात कहना चाहूँगी कि उनका प्रबंधन अच्छा है। वो गांव आपने अभी देखा होगा बीकानेर संभाग में और हमारे 2 संभागों में हमारी सरकार आपके द्वार गई। माने वसुंधरा जी खुद एक डाणी डाणी की गलियों में गई हैं, वहाँ उन्होंने महिलाओं से बात की है, पढ़े लिखे नौजवान से बात, 4.5 साल का इंतजार नहीं कर रही हैं, अभी शुरू नहीं कर रही हैं। वो मॉनिटरिंग में लगी हैं कि किस जगह किस चीज़ की ज़रूरत है और उसको पूरा करने में लगे हैं। राज्य के बजट को भी आप देख लीजिए, आप तुलना कर लीजिए माननीय अशोक जी गहलोत के बजट से। मतलब लगता है अगले 10 साल 15 साल की तैयारी कर रही हैं अभी से। मैं ये जानती हूँ कि 5 साल में देश की स्थिति में सुधार आएगा, मेरे राजस्थान की स्थिति में सुधार आएगा, मैं ये आपको कह सकती हूँ। अब 20 सूत्री कार्यक्रम की रूपरेखा से जुड़ी रही, ग्रामीण स्तर पे भी जिला स्तर पे भी। वो 20 सूत्री कार्यक्रम कांग्रेस की देन थी, इंदिरा गांधी ने शुरू किया था। लेकिन जो अच्छे कार्यक्रम हैं, नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो सरकार के पिछले अच्छे कार्यक्रम उसको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। 20 सूत्री कार्यक्रम आपको लगता है कि जिले स्तर पे या राज्य स्तर पे, केंद्र स्तर पे तो खैर नहीं है, सही काम हो रहा है उस पर, या सिर्फ कहने की बातें हैं, कागजी बातें हैं, ढकोसला है? योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए अच्छी टीम की ज़रूरत होती है। किसी ज़िले में अगर अच्छी टीम है, वहाँ के कलेक्टर, वहाँ के 20 सूत्री कार्यक्रम के उपाध्यक्ष, वहाँ की नीचे जो काम करने वाली टीम है, वो अगर अच्छे, उसके रिजल्ट अच्छे रहते हैं। मेरे झुंझुनू जिला जब मैं 20 सूत्री कार्यक्रम की उपाध्यक्ष थी, राजस्थान में अव्वल रहा। तो योजना अच्छी नहीं होती, योजनाओं की क्रियान्विति करने वाले लोग अच्छे होने चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात कही कि योजनाएं अच्छी नहीं होती, उसको क्रियान्वयन के जो लोग हैं वो अच्छे होने चाहिए। आपके राजस्थान से ही डूंगरपुर से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने एक उद्घोषणा की थी, हरदीप जोशी सीएम थे। 1 रुपया हम देते हैं सर केंद्र से, 15 पैसे पहुंचता है। 87 है, आज 2014 है, करीब 27 साल के आसपास हो गए। लेकिन आप 20 सूत्री कार्यक्रम में रही, ग्राम प्रधान भी रही, अब लोकसभा सांसद भी हैं। आपको लग रहा है कि 1 रुपया जो है सही 20 पैसे, 40 पैसे, 60 पैसे की शक्ल में गाँव तक पहुँच रहा है? देखिए, बहुत बड़ी विडम्बना है कि पैसा सरकारी कोष से निकलता है और जहाँ लगना चाहिए वहाँ नहीं लगता है। और अगर 60 वर्ष में ऐसा हुआ होता तो गांव की स्थिति दूसरी होती, प्रदेश की स्थिति दूसरी होती, हिंदुस्तान की स्थिति दूसरी होती। ये सबसे कमज़ोर कड़ी है कि जो पैसा जहाँ से चला और जहाँ लगना है वहाँ तक पूरा नहीं पहुँचा। जिम्मेवार कौन? जिम्मेदार वो लोग हैं जो ऊपर बैठे हैं। हमारी सरकार इसकी मॉनिटरिंग करेगी। आपकी सरकार पिछली बार भी रही, देखिए पिछली बार राजस्थान, इस बार भी है, बीच में अशोक गहलोत आए। आपकी सरकार केंद्र में 98 से 2004 भी रही, फिर आई है। आपकी तरफ से एक सांसद होने के नाते, एक संवेदनशील नागरिक होने के नाते आप अपनी तरफ से क्या पहल करेंगे? देखिए, मेरे पास वो आंकड़े भी हैं। मैं आप कंपैरिजन अगर कभी करना चाहेंगे तो वो आंकड़े भी मैं आपको उपलब्ध कराऊंगी। और मैं बिल्कुल गांव और गली और शहर और छोटी छोटी डाणियों की आपको प्रगति की रिपोर्ट बताऊंगी कि पिछले सालों में कांग्रेस के राज में वहाँ कितना पैसा किस मद में लगा, कितना पहुँचा, कितना स्वीकृत हुआ। और देखने में तो आपकी पहल की बात की, चूँकि हर एक व्यक्ति इस व्यवस्था में उतना ही उपयोगी है जितना कि सत्ता में बैठा व्यक्ति। जो हमारा देश का चरित्र है, जो हमारा संविधान है। इसलिए मैंने आपसे पूछा, आपकी जो पहल है, आपने एक अच्छी पहल की बात की और अपने काम भी किया है। तो संतोष जी, आप हमारे देश की बात कार्यक्रम में आए और अपने अभूतपूर्व विचार व्यक्त किए और क्रांतिकारी विचारों से हमें अवगत करवाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी संतोष अहलावत जी, भाजपा की नेता, झुंझुनू से सांसद, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ की एक प्रवर्तक और साथ साथ कुछ कर गुजरने का अदम्य साहस संतोष जी में दिखता है। संतोष जी से जो हमारी बातचीत हुई वो आपके सामने है। अगली बार आपको हम नई सक्सेस मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।